नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में गर्मागर्म चर्चा का विषय बना हुआ। जातिगत जनगणना क्या यह समाज को जोड़ेगा या फिर तोड़ेगा? क्या यह सामाजिक न्याय का रास्ता खोलेगा या राजनीतिक खेल का हिस्सा बनकर रह जाएगा? आइए इस मुद्दे को हर कोण से समझते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सकें। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं जातिगत जनगणना क्या। तो जब हम जनगणना की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या? हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है जिसमें आबादी, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर जैसे आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन जातिगत जनगणना में एक नया कॉलम जोड़ा जाता है, लोगों की जाति, यानी यह जानना कि भारत में कौन सी जाति की कितनी आबादी है, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा। अब क्या आपको लगता है कि जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे को जनगणना में शामिल करना चाहिए? तो भारत में जाति का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश काल में 1872 से 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े जुटाए गए। लेकिन आजादी के बाद 1951 से केवल SC और ST की गणना होती रही। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, जाति, कास्ट सेंसस कराई। लेकिन इसके आंकड़े पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए। अब 2025 में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना में जाति को शामिल किया जाएगा। अब क्यों उठ रही है जातिगत जनगणना की मांग? सवाल, आपके हिसाब से सरकार को यह जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि कौन सी जाति की कितनी आबादी है? जातिगत जनगणना की मांग मुख्य रूप से सामाजिक न्याय के लिए उठ रही। समर्थकों का तर्क है नीति निर्माण में मदद। अगर हमें पता हो कि किस जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है तो सरकार शिक्षा, रोजगार और आरक्षण जैसी योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकती है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व, ओबीसी समुदाय जो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इसका कहना है कि उनकी सही जनसंख्या नहीं पता, जिससे उन्हें आरक्षण और योजनाओं में उचित हिस्सा नहीं मिलता। अब विपक्ष का क्या दबाव है? कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और डीएमके जैसे दल लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे सामाजिक एक्सरे कहा है, जो समाज की असमानताओं को उजागर करेगा। लेकिन क्या यह मांग सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए है या इसके पीछे राजनीति भी है? विपक्षी दलों का मानना है कि यह मुद्दा 2024 और आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी को घेरने का हथियार बन सकता। वहीं बीजेपी का कहना है कि वे इसे पारदर्शी और समावेशी तरीके से करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जातिगत जनगणना के फायदे क्या होंगे। अगर जाति के आंकड़े जुटाए जाएं तो समाज को इससे क्या लाभ हो सकता है? सटीक आंकड़े। अभी ओबीसी की आबादी का अनुमान 27% से लेकर 50% तक है। सही डेटा नीतियों को तथ्य आधारित बनाएगा। सामाजिक समानता की बात अगर करें तो जिन जातियों को शिक्षा और नौकरियों में कम अवसर मिले उनके लिए जो प्रपोज्ड लक्षित योजनाएं बन सकती हैं। उदाहरण के लिए बिहार में जाति सर्वे के बाद ओबीसी और ईबीसी कोटा बढ़ाया गया। समाज में कौन कितना पीछे है यह खुले तौर पर सामने आएगा, जिससे नीतियां अधिक जवाबदेह होंगी। अब अगर हम इसका वैश्विक उदाहरण लें तो अमेरिका में नस्ल आधारित डेटा और ब्रिटेन में अप्रवासी डेटा नीति निर्माण में मदद करता है। भारत में भी ऐसा हो सकता है। अब समझते हैं जातिगत जनगणना के क्या नुकसान हो सकते हैं। अब क्या आपको लगता है कि जाति को गिनने से समाज में और विभाजन होगा? आलोचकों के पास भी कई तर्क हैं, जैसे जाति को फिर से उभारने से सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है। लोग एक दूसरे को सिर्फ जाति के चश्मे से देखने लग सकते हैं। आंकड़ों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए भी हो सकता है। कुछ दल इसे चुनावी हथियार बना सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर डेटा जुटाने में गोपनीयता भंग होने का खतरा है। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां, इनकी गिनती और वर्गीकरण आसान नहीं है। उदाहरण के लिए एक ही जाति अलग अलग राज्य में कहीं SC है तो कहीं OBC है या सामान्य श्रेणी में आती है। क्या आप मानते हैं कि यह डेटा समाज को एकजुट करने की बजाय बांटने का काम करेगा? अब इसका कुछ कानूनी पहलू समझने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो इसका मतलब है कि राज्यों को स्वतंत्र रूप से जाति सर्वे करने का अधिकार सीमित है। बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों के सर्वे को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% तय की है। अगर जातिगत जनगणना में से ओबीसी की आबादी अगर ज्यादा निकलती है
तो क्या इस सीमा को बढ़ाना पड़ सकता है? यह सवाल कानूनी बहस को जन्म दे सकता है। 2011 की SECC में कई खामियां थी, जैसे गलत जाति नाम, आंकड़ों में त्रुटियां, नई जनगणना में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना कानूनी और प्रशासनिक चुनौती होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति बताने के लिए बाध्य नहीं और ना ही उसे प्रमाण देना होगा। इससे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है। क्या आपको लगता है कि कानून की इस प्रक्रिया को और जटिल बनाएगा या इसे आसान बनाएगा? अब इसका कुछ सामाजिक प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं। हिंदू एकता पर अगर सवाल उठाया जाए तो बीजेपी और RSS का मानना है कि जातिगत जनगणना हिंदू समाज को बांट सकती है, क्योंकि यह जातिगत पहचान को मजबूत करेगी। अब वंचित वर्गों का सशक्तिकरण भी हो सकता है, जैसे दलित, OBC और आदिवासी समुदायों को लगता है कि यह उनके हक की लड़ाई को और मजबूत करेगा। कुछ लोग मानते हैं कि इससे अगड़ी जाति के वोटर नाराज हो सकते हैं, जो बीजेपी का पारंपरिक आधार है। आज के युवा जाति से ज्यादा शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देते हैं। क्या यह मुद्दा उन्हें पुरानी सोच की ओर धकेलेगा? क्या यह जनगणना समाज को एक नई दिशा देगी या पुरानी खाइयों की ओर गहरा करेगी? इसे कैसे लागू किया जाए? अब तो सवाल ये है, अगर जातिगत जनगणना करनी ही तो इसे सही और निष्पक्ष कैसे बनाया जाए? डेटा संग्रह और विश्लेषण में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। लोगों को यह समझाया जाए यह डेटा उनके हित में है, ना कि विभाजन के लिए। सुप्रीम कोर्ट और संसद की निगरानी में एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाया जाए। डेटा का उपयोग सिर्फ नीति निर्माण के लिए हो, ना कि चुनावी लाभ के लिए। तो आप क्या सोचते हैं? जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के भविष्य को आकार दे सकता है, यह सामाजिक न्याय का रास्ता खोल सकता है, लेकिन गलत हाथों में यह समाज को और बांट भी सकता है। आपके लिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? क्या जाति को गिनना जरूरी है या हमें जाति से आगे बढ़कर एक समावेशी समाज की ओर बढ़ना चाहिए? हमारे चैनल लॉ सुनो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कानूनी और सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।